छत्तीसगढ़ के 29 बड़े अधिकारी जा सकते हैं जेल। 3200 करोड़ रुपए से ज्यादा के शराब घोटाले मामले में सरकार ने दी अभियोजन की मंजूरी। अब एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ईडी कसेगा अधिकारियों पर शिकंजा। सरकार की मंजूरी के इंतजार में लंबे समय से अटकी थी अधिकारियों के खिलाफ जांच की फाइल। 10 सूत्र की पड़ताल, पूछताछ के बाद गिरफ्तारी और संपत्ति से जुड़े पहलुओं पर भी जांच एजेंसी की कड़ी नजर। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं इन्वेस्टिगेटिव और इन-डेप्थ खबरों का सबसे खास, सबसे सटीक, पावर पैक्ड न्यूज बुलेटिन सूत्रधार, और आपके साथ मैं हूं रामकृष्ण गौतम। देश भर में छत्तीसगढ़ का नाम बदनाम करने वाले 3,500 करोड़ रुपए के आसपास के शराब घोटाले मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। लंबे अरसे बाद सरकार ने आबकारी विभाग के 29 अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी दे दी है, जिसके बाद एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ईडी ने अफसरों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसे एक बड़ा प्रशासनिक और कानूनी कदम बताया जा रहा है, क्योंकि आरोपी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई का रास्ता अब साफ माना जा रहा है। 10 सूत्र की पड़ताल के मुताबिक अब कई बड़े अधिकारियों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि पूछताछ के बाद गिरफ्तारी और संपत्ति से जुड़े पहलुओं पर भी जांच एजेंसी की कड़ी नजर है। आखिर कौन है वो आरोपी अधिकारी, क्या होगा ईडी का अगला कदम, अब तक क्यों और कहां अटकी थी अभियोजन की मंजूरी की फाइल। देखिए रायपुर से हमारे विशेष संवाददाता विनय वर्मा की ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के 29 अधिकारी जा सकते हैं जेल की सलाखों के पीछे। 3200 करोड़ रुपए के शराब घोटाले में सरकार ने दी अभियोजन की मंजूरी। अब एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट कसेगा अधिकारियों पर शिकंजा। सरकार की मंजूरी के इंतजार में लंबे समय से अटकी थी अधिकारियों के खिलाफ जांच। पूछताछ के बाद गिरफ्तारी और संपत्ति से जुड़े पहलुओं पर भी जांच एजेंसी की कड़ी नजर। जी हां, छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले मामले में आरोपी आबकारी विभाग के अधिकारियों के खिलाफ आखिरकार जांच एजेंसी ईडी को अभियोजन की मंजूरी मिल ही गई, जिसके बाद ईडी अब आगे की कानूनी प्रक्रिया तेज कर सकती है। जांच के दौरान जिन अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध पाई गई थी, उन पर अब सख्त कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ समेत गिरफ्तारी और संपत्ति से जुड़े पहलुओं पर भी ईडी की कड़ी नजर है। अब आरोपी अधिकारियों की गिरफ्तारी समेत दीगर कानूनी कार्रवाई की संभावनाएं प्रबल हो गई हैं। जांच एजेंसी दस्तावेजों और सबूतों के आधार पर कार्रवाई को आगे बढ़ाएगी। माना जा रहा है कि कई अधिकारी जेल की सलाखों के पीछे भी जा सकते हैं। ये मामला इसलिए भी अहम है क्योंकि पहले भी कई बड़े खुलासे हो चुके हैं, जिससे प्रशासनिक हलकों में हलचल मची हुई है। अब सवाल ये है कि आखिर अभियोजन की मंजूरी की फाइल क्यों और कहां अटकी थी। तो 10 सूत्र की पड़ताल में पता चला कि आबकारी विभाग के अधिकारियों से जुड़ी फाइल लंबे समय से मंत्रालय में पड़ी थी। कई स्तरों पर विचार विमर्श के बावजूद अभियोजन की मंजूरी नहीं मिल पा रही थी। फिर हाल ही में आबकारी मंत्री लखनलाल देवांगन के दखल के बाद फाइल को हरी झंडी मिल सकी है। सरकार ने फिलहाल कुल 29 अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी दी है। इन अधिकारियों को हाल ही में रायपुर स्थित ईओडब्ल्यू कोर्ट में पेश किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद सभी अधिकारी अग्रिम जमानत का आवेदन लेकर अदालत पहुंचे थे। कोर्ट ने 1-1 लाख रुपए की रकम जमा करने की शर्त पर 29 में से 28 अधिकारियों को जमानत भी दे दी थी, मगर अब अभियोजन की मंजूरी मिल जाने के बाद आगे की कानूनी स्थितियां बदल सकती हैं। जिन अधिकारियों पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है, उनमें उपायुक्त स्तर के अफसर भी शामिल हैं, जैसे अनिमेश नेताम, अरविंद कुमार पाटले, नीतू तोतानी, नोहर सिंह ठाकुर और विजय सेन शर्मा। ये अधिकारी अलग अलग संभागों और दफ्तरों में अहम सरकारी पदों पर काम कर चुके हैं। जांच में भूमिका सामने आने के बाद इन पर कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, यानी अब सारा दारोमदार ईडी पर आ गया है। देखना होगा कि जांच एजेंसी कितने पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई को अंजाम देती है। तो आखिरकार लंबे समय बाद अधिकारियों के खिलाफ जांच की मंजूरी मिल चुकी है एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट को, ईडी को। देखते हैं अब ईडी किस तरह इस कार्रवाई को आगे बढ़ाता है। तो छत्तीसगढ़ के सूत्रधार में बस इतना ही, और जाते जाते हमेशा की तरह आपसे एक ही गुजारिश, हमारी वेबसाइट www.dasutr.com जरूर विजिट कीजिए। साथ ही यूट्यूब चैनल अगर आपने अब तक हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। इंस्टा, FB और X वगैरह पर भी हमें लाइक, फॉलो और शेयर जरूर कीजिए। अब बुलेटिन के आखिर में देखिए देश और प्रदेश की बाकी खास खबरें। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, शुभ रात्रि।
इजरायली वायुसेना ने दावा किया है कि उसने ईरान की राजधानी तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट पर एयर स्ट्राइक कर एक विमान को तबाह कर दिया है। इजरायल के मुताबिक ये विमान ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर खामेनेई और दूसरे सीनियर अधिकारियों के इस्तेमाल में था। सेना का कहना है कि इस विमान का उपयोग सैन्य खरीद और सहयोगी देशों के साथ संपर्क बनाए रखने के लिए किया जाता है। इसी बीच इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें वो एक कैफे में कॉफी का ऑर्डर करते नजर आ रहे हैं। एक्स के एआई चैटबॉट ग्रोक से एक यूजर ने सवाल किया है कि क्या ये वीडियो सही है, तो एआई ने इसे डीपफेक बताया है। हरियाणा, बिहार और ओडिशा की 11 राज्यसभा सीटों के लिए सुबह 9 बजे से वोटिंग पूरी हो चुकी है। जैसी संभावना जताई जा रही थी, इस चुनाव में वैसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। तीनों राज्यों में क्रॉस वोटिंग हुई है। सबसे ज्यादा असर कांग्रेस के विधायकों पर देखा गया। बिहार में 3 कांग्रेसी और 1 आरजेडी विधायक ने वोट नहीं डाला। सभी के फोन भी बंद आ रहे हैं। ओडिशा में कांग्रेस के 3 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। हरियाणा में इनेलो के तीनों विधायकों ने वोट नहीं करने का फैसला किया है। तीनों राज्यों की 11 सीटों पर कुल 14 उम्मीदवार मैदान में हैं। बजट सत्र के दूसरे फेज में सोमवार को लोकसभा में पहली बार प्रश्नकाल बिना किसी हंगामे के पूरा हुआ। इधर राज्यसभा में एलपीजी सिलेंडर के संकट को लेकर विपक्ष ने सवाल उठाए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में कहा कि पेट्रोलियम मंत्री ने लोकसभा में दावा किया कि एलपीजी की कोई कमी नहीं है, लेकिन जमीनी हकीकत सरकारी दावों को गलत साबित कर रही है। टीएमसी ने राज्यसभा से वॉकआउट किया है। पार्टी ने चुनाव आयोग के बंगाल के शीर्ष अधिकारियों को हटाने के फैसले का विरोध किया। फोर्ब्स वर्ल्ड बिलियनियर्स 2026 लिस्ट में भारत में एक साल के अंदर 24 अरबपति बढ़े हैं। इनकी संख्या 2025 से बढ़कर 229 हो गई है। देश के चौथे सबसे अमीर लक्ष्मी मित्तल की संपत्ति में इस साल सबसे तेज उछाल देखा गया है। उनकी कंपनी आरसेल मित्तल के शेयरों में 80% से ज्यादा की तेजी आने से उनकी कुल दौलत 31 अरब डॉलर यानी कि 2 करोड़ 87 लाख करोड़ रुपए पार पहुंच गई है। पिछले साल उनकी संपत्ति में 20 अरब डॉलर यानी कि 1.85 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। मुकेश अंबानी अभी भी देश के सबसे अमीर आदमी है, जबकि इलॉन मस्क दुनिया में नंबर 1 है। सोने चांदी में आज लगातार दूसरे कारोबारी दिन गिरावट है। इंडिया बुलियन और ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1963 रुपए गिरकर 1,56,000 पर आ गया है। इसके पहले 13 मार्च को सोना 1,58,000 पर था। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत 7,695 रुपए घटकर 2,53,000 पर आ गई है। इसके पहले शुक्रवार को इसकी कीमत 2,60,000 के पार थी। अमेरिकी ईरान जंग के चलते सोना 2 कारोबारी दिनों में 3,867 रुपए और चांदी 15,508 रुपए सस्ती हुई है। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।